एवरीवन, दिस इज अथर्व एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रोगेजर। वेल, आज के इस वीडियो में हम लोग कैप्चर करने वाले हैं प्लैनेट मार्स को, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का रॉकी प्लैनेट है और इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ अपने 5 इंच के न्यूटोनियन टेलीस्कोप से कैप्चर भी करेंगे इस प्लैनेट को। और आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको बहुत थ्रिल भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से इस वीडियो को शुरू। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक जायंट गैस और डस्ट क्लाउड हुआ करता था, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। किसी फिनोमिनल इंसिडेंट जैसे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ने इस नेबुला को हिला दिया। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस बादल को खींचना शुरू किया और वो घूमते हुए एक स्पिनिंग डिस्क बन गया। इस डिस्क के सेंटर में प्रेशर और हीट इतना ज्यादा हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो गया और यहीं से हुआ हमारे सन का जन्म। बाकी जो बचा मटेरियल था उसने प्लैनेट्स का निर्माण किया, लेकिन प्लैनेट्स एक्चुअल में कैसे बने? तो सन के पास का हिस्सा ज्यादा गर्म होने की वजह से गैसेस वहां से उड़ गई और सिर्फ चट्टान और मेटल ही बचे। यहाँ से बने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं। वहीं सन से दूर का हिस्सा ठंडा था और गैसेस और आइस वहां जमने लगे। यहाँ से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो गैशियस प्लैनेट हैं। तो इस तरह से बना हमारा पूरा सोलर सिस्टम, जिसे हम सौर मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे ग्रह मार्स की, जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स एक रॉकी प्लैनेट है, जिसका मतलब है कि इसका सरफेस मोस्टली रॉक्स और डस्ट से बना है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्स की सरफेस पर आयरन ऑक्साइड यानी लोहा और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से मार्स का कलर रेड लगता है और उसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स की सरफेस पर कई वैलीज, वॉल्केनोज और क्रेटर्स हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो ओलंपस मॉन्स भी मार्स पर है, जो माउंट एवरेस्ट से कई गुना ज्यादा ऊंचा है। ये प्लैनेट हमेशा से साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री और एक्साइटमेंट का सोर्स रहा है। मार्स सिर्फ एक दूसरा प्लैनेट नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर के सपनों का एक हिस्सा बन चुका है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर कभी वाटर था और हो सकता है कि वहां पर कभी लाइफ भी रही हो। आज भी मार्स मिशंस किए जा रहे हैं, जहां रोवर्स और सैटेलाइट्स वहां की सरफेस को स्टडी कर रहे हैं। फ्यूचर में शायद ह्यूमन मार्स पर बेस बनाकर वहां रहना भी शुरू कर दें। मार्स का एक और महत्व ये है कि ये हमारे नियरेस्ट प्लैनेट्स में से एक है और यहाँ की सरफेस कंडीशंस को समझना हमें अर्थ और पुराने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा इंसाइट्स दे सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं और इस वक्त जो मैं मौसम को देख पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर मौसम होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्लियर स्काई देख पा रहे हैं, बिल्कुल कहीं भी कोई बादल नहीं है। और अगर मैं सनसेट की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है दोस्तों। इस वक्त सनसेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कहीं भी बादल नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है आज क्रिस्टल क्लियर नाइट स्काई होने वाला है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो होपफुली आज हम लोगों को ज़्यादा स्टार्स देखने को मिलेंगे, क्लियर नाइट स्काई देखने को मिलेगा और हम लोग मार्स को और भी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। वो तो देखने वाली बात है कि रात में क्या होता है, क्योंकि अभी तो कोई बादल नहीं है, बट रात का मुझे नहीं पता। तो रात में देखते हैं कि हम लोग मार्स को सही से कैप्चर कर पाते हैं या फिर नहीं। तो कुछ ही देर में शाम होने लगी और जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वैसे वैसे मैं अपने स्कोप को सेटअप और एडजस्ट कर रहा था। उस दिन 2025 का फर्स्ट फुल मून यानी कि वुल्फ मून भी था, बट उस दिन मेरे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ। दोस्तों, कैप्चरिंग तो चल रही थी, बट यहाँ पे बादलों ने आके सारा काम ख़राब कर दिया है। अब प्लैनेट मार्स को कैप्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बादल ख़राब कर देंगे हमारी इमेज को। मैंने बादल आने से पहले एक वीडियो लिया था मार्स का, देखते हैं कि वो सही आता है फिर नहीं, बट पता नहीं कि क्या होगा। बट मून को मैंने कैप्चर कर लिया, फुल मून को। तो मैंने वुल्फ मून को कुछ इस तरह से कैप्चर किया। ये मेरी अभी तक की मून की मोस्ट डिटेल्ड इमेज है।
वेल उस दिन मैं मून को कैप्चर करने के बाद मार्स के ज़ेनिथ पे आने का वेट कर रहा था उसे डिटेल में कैप्चर करने के लिए, बट उस दिन बादलों ने सब कुछ खराब कर दिया। बट मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने दूसरे दिन फिर से मार्स को कैप्चर करने का प्लान किया, बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो एस्ट्रो आरुष लेकर के आया है ऑप्टिकल ट्यूब अपने 120 एजेड वाले टेलीस्कोप का, केसन का 120 एजेड टेलीस्कोप, जिसका ऑप्टिकल ट्यूब मैंने मंगाया था अपने 130 EQ वाले माउंट पे लगाने के लिए। तो आरुष भाई बाइक से लेके आए हो? हाँ भाई बिल्कुल। इतनी मेहनत, बाप रे। गाड़ी एकदम नहीं है भाई, देख लो। ठीक है चलो, इतनी मेहनत मेरे लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। मार्स कैप्चर करना है इसलिए ना? यस ब्रो। तो चलो मार्स कैप्चर करते हैं फिर। व्हाई नॉट। अब ऑप्टिकल ट्यूब तो आ गया था, पर 120 mm के ट्यूब को 130 mm के साइज के ट्यूब रिंग पे सेट करना मुश्किल था। तो मैंने और आरुष ने मिलकर जुगाड़ से इसे अच्छी तरह से ट्यूब रिंग से बांध दिया, और काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली हमारा जुगाड़ काम कर गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 120 mm वाले ऑप्टिकल ट्यूब को लगा दिया है 130 EQ वाले माउंट पर, इक्वेटोरियल माउंट पे। ये 120 mm का केसन वाला टेलीस्कोप अब मचाने वाला है बवाल। एस्ट्रो आरुष ने की है मेरी हेल्प, तो देखते हैं कि अब हम लोग मार्स को कैसे कैप्चर कर पाते हैं। मैं इस टेलीस्कोप के साथ यूज़ करने वाला हूँ अपना प्लानिटरी कैमरा कैप्चर करने के लिए प्लानट मार्स को, और आज ही हमारे पास एक चांस है प्लानट मार्स को अच्छे से कैप्चर करने का। इसके बाद तो हम लोग को जल्दी चांस मिलने वाला नहीं है, सिर्फ 26 मंथ के बाद ही चांस मिलेगा, इसलिए अभी हम लोगों को मौके पे चौका मारना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपना 130 mm वाला ऑप्टिकल ट्यूब इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूं क्योंकि उसके कॉलिमेशन स्क्रूज खराब हैं, जिनके वजह से उसका कॉलिमेशन मार्स या फिर किसी भी प्लैनेट को ठीक से कैप्चर करने के लिए सही नहीं है। इसीलिए मैंने आरुष के 120 mm स्कोप को अपने EQ माउंट पर सेट किया है। तो मार्स को कैप्चर करने के लिए एज यूजुअल मैं अपने प्लानिटरी कैमरा और सिलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर का 2x बार्लो लेंस यूज करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से सारा कुछ कनेक्ट करके स्कोप को पॉइंट करते हैं मार्स की तरफ। यहाँ पर हम लोगों की प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मार्स कैप्चर हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे मार्स कैप्चर हो रहा है, और मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ पिछले डेटा को जो मैंने अभी कैप्चर किया था। करीब 30,000 फ्रेम्स कैप्चर हुए हैं, 31,000 करीब कह सकते हैं, और वो प्रोसेस हो रहा है अभी। यहाँ पे में ही होने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ऑटो स्टैकर में जब मैं करूँगा तो वो और भी ज़्यादा टाइम लेगा। वेल हमारे साथ है एस्ट्रो आरुष। हेलो एवरीवन। तो ये हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पे मार्स को कैप्चर करने में, और मैंने इन्हीं का ऑप्टिकल ट्यूब केसन वाला अपने माउंट पर लगा रखा है 130 EQ वाले माउंट पे, बड़े जुगाड़ के साथ लगा है वो। तो अब हम लोग कैप्चर कर रहे हैं मार्स को, बट अब रिजल्ट्स के वेट हैं। रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो अब ये प्रोसेस करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आप में से कई सारे लोगों ने मेरी एक गलती नोटिस की होगी। मैंने मार्स के सिंगल वीडियो में 30K फ्रेम्स लिए थे, जो प्लानिटरी इमेजिंग के लिए सही नहीं है, और जब मैंने इस डेटा को प्रोसेस किया तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा था। इसमें मैं मार्स की पोलर आइस कैप तो देख सकता हूँ, पर इसका शेप थोड़ा अजीब सा है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ज़्यादा देर का एक्सपोजर लिया, और थोड़ी बहुत एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से इसका शेप अजीब हो गया। तो इस एक गलती की वजह से हमारी एक रात की मेहनत बर्बाद चली गई। मैंने पिछली रात अपना माउंट बिल्कुल सेम स्पॉट पे ही छोड़ दिया था, और आज यानी कि 17 जनवरी को मैं फिर से मार्स को कैप्चर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जुगाड़ किया है। मैंने और एस्ट्रो आरुष ने मिलके ये जुगाड़ बनाया है। हमारे केसन वाले 120 एजेड वाले टेलीस्कोप को लगाया है EQ माउंट पे वापस से। कल भी लगाया था, बट कल जो है मौसम अच्छा नहीं था, विजिबिलिटी बेकार हो गई थी, क्लाउड्स आ गए थे, जिसकी वजह से हम लोग मार्स को सही से कैप्चर नहीं कर पाए थे। बट आज की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे एक एक स्टार दिख रहा है नेकेड आई से। इस वजह से मैं आज फिर से ट्राई करूँगा मार्स को कैप्चर करने का। आज है 17 जनवरी, तो चलिए ट्राई करते हैं मार्स को फिर से और कैप्चर करते हैं बढ़िया डिटेल्स के साथ। वैसे मैं मार्स को कैप्चर करने के लिए इतना ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि प्लैनेट मार्स को फिर से कैप्चर करने का मौका हमें 26 मंथ्स बाद यानी कि फेब 2027 में ही मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्स की ऑर्बिट अर्थ के कंपैरिजन बड़ी है, और अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में अर्थ को 1 साल और मार्स को लगभग 2 साल का वक्त लगता है, और हर 26 मंथ्स बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इनकी दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर्स रह जाती है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्लैनेट मार्स को कैप्चर कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट
ये नहीं पता कि प्रोसेसिंग के वक्त भी इतना ही अच्छा आने वाला है या नहीं। तो वो तो हम लोगों को प्रोसेसिंग के बाद ही पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। वेल लाइव व्यू में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है मार्स। तो वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट्स का और देखते हैं कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें हम लोग डिटेल्स को देख पाते हैं प्लैनेट मार्स की या फिर नहीं। अभी हम लोगों ने एक वीडियो को स्टैक करके देखा, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि मार्स को चलो ठीक ठाक हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। जिस हिसाब से हम लोग नहीं कर पा रहे थे अपने 130 EQ वाले टेलीस्कोप से कॉलिमेशन एरर के वजह से, बट ये एस्ट्रो आरुष ने हमारी हेल्प की और उनके वजह से हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर पाए हैं प्लैनेट मार्स को। तो एक अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद जितना डेटा मुझसे हो सकता था मैंने उस ठंड भरी रात में मार्स का उतना डेटा कैप्चर किया। तो डेटा कैप्चर करने के बाद अब उसे प्रोसेस करने का टाइम था, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे डेटा को प्रोसेस कर लिया और जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिला उसे मैं आपको दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और आई थिंक आप भी रिजल्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। सो हैव अ गुड डे एंड होप यू विल एंजॉय द रिजल्ट्स।